स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सुबह सुबह देख कर आया हूँ और मेरा वर्डिक्ट ये है कि ये सिर्फ एक MCU मूवी नहीं है। क्यों? वॉच द फुल मैटिनी मैन रिव्यू टिल द एंड टू नो मैं ये क्यों बता रहा हूँ। ये वो फिल्म है जो डिसाइड करेगी कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अब भी फ्रेंडली नेबरहुड हीरो है या फाइनली अपनी खुद की आइडेंटिटी पा चुका है। और सरप्राइजिंगली मल्टीवर्स का ओवरलोड छोड़ के मार्वल ने इस बार एक छोटी इमोशनल और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी बनाई है। अब ये देखना है कि क्या ये रिस्क काम करता है। सो आज बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। नो स्पॉइलर रिव्यू जितना पॉसिबल हो सके, लेकिन स्टोरी के सेटअप के बारे में बात करनी ही पड़ेगी और एंड तक जरूर देखना क्योंकि MCU मूवी है तो पोस्ट क्रेडिट सीन तो बनता है बॉस। नो वे होम के बाद पीटर पार्कर का सबसे बड़ा पनिशमेंट। रिमेंबर स्पाइडरमैन नो वे होम? डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूरी दुनिया की मेमोरी इरेज कर दी थी। सब लोग MJ, नेड, इवन अवेंजर्स सब भूल गए कि पीटर पार्कर कौन है। और सबसे पेनफुल पार्ट, पीटर उन दोनों के पास वापस जा सकता था, लेकिन आंट मे की डेथ के बाद उसने डिसाइड किया कि उनकी सेफ्टी के लिए उनसे दूर रहना ही बेटर है। इसलिए जब ब्रांड न्यू डे शुरू होती है, पीटर सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं, वो अकेला स्पाइडरमैन है। कोई मल्टीवर्स भी नहीं और अपनी दुनिया में भी वो अकेला है। और यही इस मूवी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाता है। नो वे होम के लगभग 4-5 साल बाद की स्टोरी है। पीटर देख रहा है कि MJ और नेड कॉलेज ग्रेजुएट हो चुके हैं, लाइफ आगे बढ़ गई, सिर्फ पीटर वही अटका हुआ है। दिन भर न्यूयॉर्क में क्राइम्स रोकना, जीन डिवुल्फ के साथ इन्वेस्टिगेशंस और फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के साथ काफी एंटरटेनिंग इंटरेक्शंस। वो खुद को कन्विंस करता रहता है कि शायद बस इतना ही काफी है। और यहीं से मूवी अपनी इमोशनल जर्नी शुरू करती है। काफी सीन्स देखकर मुझे सैम राइमी ट्रायलॉजी की याद आ गई, नॉट बिकॉज दे कॉपी दोस फिल्म्स बट बिकॉज फाइनली पीटर की पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट लगती है। सिर्फ यूनिवर्स सेव करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन फिर एक पार्टी, एक मीटिंग और पीटर की पूरी दुनिया दोबारा हिल जाती है। हाउस वार्मिंग पार्टी में जब पीटर की मुलाकात MJ से होती है, तब उसे रियलाइज होता है कि वो कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा है। उसी टाइम पे एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पीटर म्यूटेट हो रहा है और ये म्यूटेशन उसको फिजिकली और मेंटली दोनों चैलेंज कर रही है। पावर्स लाइक ऑर्गेनिक वेब मिल रहा है, लेकिन पीटर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो जाता है डॉक्टर ब्रूस बैनर यानी हल्क के पास और बैनर एक लाइन बोलता है जो पूरी फिल्म का थीम बन जाता है, Who decides what's a good mutation and what's a bad mutation? और बस यहीं से फिल्म सिर्फ सुपर हीरो मूवी नहीं रहती, ये एक्सेप्टेंस और आइडेंटिटी की स्टोरी बन जाती है। और फिर एंट्री होती है उस कैरेक्टर की जिसका नाम MCU सीक्रेट रखना चाहते थे, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस एक्सपेक्टेड से भी बेटर निकली। सैडी सिंक MCU में एक्समैन वाली जीन ग्रे के रोल में नजर आती है और थैंकफुली उन्हें सिर्फ फ्यूचर सेटअप या कैमियो बना के वेस्ट नहीं किया गया। कैरेक्टर लेयर्ड है और कन्फ्लिक्टेड भी, और पीटर के साथ उनका डायनामिक मूवी का इमोशनल बैकबोन बन जाता है। इन दोनों के साथ पनिशर भी बहुत एंटरटेनिंग है। जॉन अपनी टिपिकल इंटेंसिटी लेकर आते हैं और जब स्पाइडरमैन और पनिशर एक फ्रेम शेयर करते हैं विद देयर डिफरेंट फिलॉसफीज ऑफ डीलिंग विद द क्राइम, ये मूवी की बेस्ट पार्ट्स में से है। और क्लाइमैक्स में इनका पे ऑफ भी है, वो मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ। फ्लोरेंस एज येलिना भी स्टोरी में नेचुरली फिट होती है, फैन सर्विस जैसा फील नहीं होता। आगे की स्टोरी बताने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू मैटिनी मैन एंड हेल्प अस रीच आवर गोल ऑफ 10,000 सब्सक्राइबर्स बिफोर एवेंजर्स डूम्सडे रिलीजेस। पीटर खुद अपनी मिस्टीरियस म्यूटेशंस को समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जीन ग्रे की इमेंस म्यूटेंट पावर्स और उसका अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इसी बीच डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल म्यूटेंट रिलेटेड इंसिडेंट्स को कंटेन करने के नाम पर जीन को टारगेट करना शुरू कर देता है, जिसे पीटर एक इम्पॉसिबल चॉइस के सामने खड़ा हो जाता है, सिस्टम का साथ दे या एक ऐसे इंसान की मदद करे जो खुद अपनी पावर्स से लड़ रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही फिल्म की इमोशनल और एक्शन ड्रिवन स्टोरी का कोर बन जाता है। सिंस डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल इज इन प्ले, होमकमिंग वाला स्कॉर्पियन भी वापस आ गया है 9 साल बाद। MCU फाइनली पुराने थ्रेड्स को याद कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ना विलेन है ना कैमियो, बल्कि एक्शन। डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने एक्शन को सिर्फ CGI स्पेक्टिकल नहीं बनाया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने चार्ली चैपलिन की फिजिकल कॉमेडी को रेफरेंस लिया था और स्पाइडरमैन के मूवमेंट्स में वो फील दिखता भी है। हर फाइट एनर्जेटिक है, क्रिएटिव है और सबसे इंपॉर्टेंट, स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन जैसा फील करवाती है। न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स, वेब स्विंगिंग, क्लोज कॉम्बैट, काफी टाइम बाद स्पाइडरमैन ग्राउंडेड लगता है। लेकिन क्या मूवी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। मूवी इंटेंशनली स्लो है। अगर आप नो वे होम जैसे मल्टीवर्स मैडनेस या एवेंजर्स लेवल स्पेक्टिकल एक्सपेक्ट करने जा रहे हो तो शायद फर्स्ट हाफ थोड़ा अंडरवेलमिंग लगे। कभी कभी पेसिंग भी ड्रैग करती है और कुछ MCU कनेक्शंस और भी ऑर्गेनिकली आ सकते थे, लेकिन इस फिल्म का ऑब्जेक्टिव ही अलग लगता है। मार्वल फाइनली पीटर पार्कर को कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रही है।
सिर्फ फ्रेंचाइज एसेट की तरह नहीं। और मुझे लगता है कि यही स्पाइडरमैन का असली डीएनए है, एक नॉर्मल लड़का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स के साथ नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। और इसी एस्पेक्ट में ब्रांड न्यू डे जेन्युइनली काफी सक्सेसफुल है। ये एमसीयू का लाउडेस्ट मूवी नहीं है, लेकिन शायद रिसेंट ईयर्स की मोस्ट हार्टफेल्ट स्पाइडरमैन मूवी जरूर है। और अगर मार्वल इसी डायरेक्शन में पीटर पार्कर को ले जाती है तो फ्यूचर स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी के लिए एक्साइटमेंट डेफिनेटली वापस आ गई है। वेट, कुछ तो बाकी है। यस, पोस्ट क्रेडिट्स। आप ही लोग देखकर बताओ, क्या पोस्ट क्रेडिट्स स्पाइडरमैन को बाकी यूनिवर्स और मल्टीवर्स मैडनेस से फिर कनेक्ट कर रहा है या एवेंजर्स डूम्सडे के साथ? और ये भी आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या ब्रांड न्यू डे ने स्पाइडरमैन को फाइनली रीसेट कर दिया या नो वे होम अब भी टॉम हॉलैंड की बेस्ट स्पाइडरमैन फिल्म है। वीडियो पसंद आई है तो शेयर करो और मैटिनी मैन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिनेमैटिक।